ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चात् अधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। नमः सभायै। द्वितीय दिनस्य द्वितीय सत्रे सर्वेषां स्वागतम्। अस्मिन् सत्रे अस्माकं कृते मार्गदर्शनं कर्तुम् अनुसन्धानविषये अस्मान् इतोपि नूतन विषयान् बोधयितुं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसरात् भोपाल परिसरात् प्रोफेसर नीलाभ तिवारी महोदयः सन्ति। अस्मिन् सत्रे अस्माकं कृते मार्गदर्शनं करिष्यन्ति। एतेषां विषये लघु परिचयम् अहं दातुमिच्छामि। एते आचार्याः इदानीं भोपाल परिसरे शिक्षा विभागे अध्यक्षरूपेण कार्यरताः सन्ति। एते आचार्याः नाना पुरस्कारिताः सम्मानिताः सन्ति। संस्कृत भूषण पुरस्कार रूपेण 2014 तमे वर्षे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान मानित विश्वविद्यालय भोपाल परिसरेण सम्मानिताः। अभय नारी कल्याण समिति भोपाल द्वारा एते सम्मानिताः। पुण्यश्लोक अहल्या संस्कृत संस्थान द्वारा एते सम्मानिताः। एवमेव एतेषाम् आचार्याणां यदि कार्याणि वयं पश्यामः चेत् एते आचार्याः संस्कृत विश्वविद्यालय गुजरात अकादमिक परिषदस्य सदस्यरूपेण कार्यं कृतवन्तः। एवमेव केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नैदेहल्ली मध्ये परीक्षा विभागे अपि सदस्यरूपेण कार्यं कृतवन्तः। एवमेव अनेकासु संस्थासु विभिन्नेषु कार्येषु सदस्यरूपेण आचार्याः पाठ्यक्रम निर्माणे भवतु पुस्तकचयने भवतु बहुषु कार्येषु कार्यं कृतवन्तः। बहु अनुभवम् अस्ति एतेषाम् आचार्याणाम्। एवमेव लेखनविषये यदि वयं पश्यामः चेत् आचार्याणां 7 पुस्तकानि सन्ति। एवमेव पत्रिकाः 13 पत्रिकाः आचार्याः प्रकाशितवन्तः। अध्यायाः एवमेव शोधनिर्देशने यदि वयं पश्यामः PhD अवार्ड्स् 18 अवार्ड्स् सम्पादितवन्तः। एवमेव लघुशोध मार्गदर्शनं यदि वयं पश्यामः चेत् 33 लघुशोध प्रबन्धानां मार्गदर्शनं कृतवन्तः। एते आचार्याः शोधपत्रिकाणां 40 पत्रिकाणां शोधपत्रिकाणां पब्लिश् कारितवन्तः। एवमेव आयोजनक्षेत्रे अपि 20तः अधिक राष्ट्रीय संगोष्ठीनां सम्मेलनं कार्यशालानां च आयोजनं च कृतवन्तः। एते आचार्याः शताधिक संगोष्ठीनां सहभागितः रूपेण कार्यं कृतवन्तः। एते आचार्याः अस्माकं कृते अद्य अनुसन्धान क्वालिटिव रिसर्च मेथड्स विषये अस्मान् बोधयिष्यन्ति। एतेषाम् आचार्याणां कृते सर्वेषां कृते स्वागतम् एवं च मञ्चम् अलङ्कुर्वन्ति इति प्रार्थयामि। आचार्याणां कृते स्वागतं सर्वे पक्षतः। भाव्यो सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अस्याः कार्यशालायाः निदेशकाः आचार्याः वेंकटराव महोदयाः, कार्यशालायाः संयोजकाः आदरणीयाः आचार्याः चन्द्रशेखर महोदयाः, पुरतः समुपस्थिताः ज्येष्ठाः दक्षिणामूर्ति महोदयाः, अन्ये च अत्र विभागस्य प्राध्यापकाः, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अपि केभ्यश्चित् परिसरेभ्यः समागताः आचार्याः, शोधछात्राः छात्रश्च। यथा मदर्थं निर्देशः अत्र आगन्तुं यदा सूचना प्राप्ता, निर्देशः लब्धः, तदारभ्य एव एकः कार्यक्रमः
तत्र भोपालपरिसरे प्रचलति स्म, इदानीमपि चलति। अत्रापि कदाचित् अस्मिन्नेव मासे भविष्यति भारत UGC मिनिस्ट्री इत्यस्य IKS डिविजन् इत्यस्य प्रशिक्षणकार्यक्रमः, मास्टर् ट्रेनर्स्, तत्रत्य संयोजनस्य दायित्वम् आसीत्। अतः तत्रैव रतः। पुनः तत् त्यक्त्वा श्वः तस्य समापनम् अस्ति, किन्तु तत् त्यक्त्वा मया चिन्तितं यत् 13 वर्षाणाम् अनन्तरं तिरुपति आगमनस्य अवसरः लब्धः, अतः एतस्य अवसरस्य लाभः स्वीकरणीयः। पुनश्च शोधछात्रैः सह चर्चा भवेदिति मम सर्वदा इच्छा भवति, यतोहि अहं ततः किमपि प्राप्तुं शक्नोमि, किमपि अधिगन्तुं शक्नोमि इति मम आशयः। तदर्थम् अत्र समागतः। वयं जानीमः मदर्थं यः विषयः दत्तः तत्तु क्वालिटेटिव् रिसर्च् इति वर्तते एव, गुणात्मकम् अनुसन्धानं, तत्रत्य केचन विधयः। किन्तु ततः पूर्वं वयम् आरम्भं कुर्मः चेत् राष्ट्रियशिक्षानीति 2020 इति आगतं वर्तते। तत् वयं सर्वे प्रायः पठितवन्तः स्युः। अहं पूर्वं मम विषयस्य उपस्थापनात् प्राक् किञ्चित् प्रष्टुम् इच्छामि, कति जनाः अत्र राष्ट्रियशिक्षानीतिं पूर्णं पठितवन्तः? छात्राणां कृते प्रश्नः अस्ति, शोधछात्राणां कृते, अध्यापकानां कृते नास्ति। शोधछात्रेषु कति जनाः राष्ट्रियशिक्षानीतिं पठितवन्तः पूर्णतया? हस्तम् उत्थापयितुं शक्यते? इत्युक्ते अस्तु, सर्वे शिक्षाशास्त्रस्य एव शोधछात्राः? उत्तमम्, अस्तु। तर्हि राष्ट्रियशिक्षानीतौ आरम्भे उक्तमस्ति यत् इदानीं पर्यन्तम् अस्माकं देशस्य या अर्थव्यवस्था अस्ति तद् उद्योग आधारिता अर्थव्यवस्था वर्तते। ताम् अर्थव्यवस्थां, ज्ञान आधारिताम् अर्थव्यवस्थां कर्तुम् अनुसन्धानं, नवाचाराश्च अपेक्षन्ते। तो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थां कर्तुम् अवश्यम्। कुत्र आसीत्? राष्ट्रियशिक्षानीति सन्दर्भे। राष्ट्रियशिक्षानीतौ ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थां कर्तुं यः निर्देशः दत्तः, तदर्थं सर्वाधिकम् उत्तरदायित्वं केषाम्? यदि भारतस्य ज्ञानम् अधिकृत्य अनुसन्धानं करणीयं तर्हि तत्र अग्रणीरूपेण अग्रगण्याः के भवेयुः? वदन्तु। युवानः भवेयुः। युवत्सु अपि के? संस्कृतयुवानः भवेयुः। यतोहि भारतस्य ज्ञानं कुत्र निहितम् इति वयं जानीमः, तत्र किमपि विशिष्टं नास्ति, नूतनं न वच्मि, किन्तु तदर्थम् अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः। वयं तादृशीं शिक्षानीतिं न पठितवन्तः, शिक्षाशास्त्रे अनुसन्धानम् इच्छामः। अतः प्रप्रथमं मम निवेदनं वर्तते यत् अवश्यं तत्र सर्वासु भाषासु उपलभ्यते, स्वस्य भाषायाम् एकवारं सम्पूर्णां, हिन्द्याम् 108 पृष्ठाः सन्ति, आङ्ग्लभाषायाम् इतोपि न्यूनाः सन्ति, उडिया, तेलुगु, कन्नड सर्वासु भाषासु अस्ति। एकवारं पूर्णतया तत् पठनीयं। तदनन्तरं वयम् अनुसन्धानस्य विषये चिन्तनं, प्रायः प्राक्शोत्पाठ्यक्रमस्य अपि छात्राः सन्ति वा अत्र? वा सर्वेषां विषयाः चिताः? विषयचयनं न जातं। विषयचयनं न जातं चेत् अवश्यं पठनीयं, यतोहि इदानीम् अनुसन्धानस्य क्षेत्राणि तत्रैव सम्यक्तया प्राप्तुं शक्यते। तत्रापि क्वालिटेटिव् रिसर्च्, क्वान्टिटेटिव् रिसर्च् द्विधा अपि भवन्तः प्राप्तुं शक्नुवन्ति। चिन्ता नास्ति। तर्हि अनुसन्धानं द्विधा, इदानीं गतसत्रे अपि तैरुक्तं, क्वालिटेटिव् क्वान्टिटेटिव् च। तत् क्वालिटेटिव् रिसर्च् इति शब्देन भवन्तः किम् अवगच्छन्ति? कश्चन वदेत् एकवारं? छात्रः कश्चन? क्वालिटेटिव् रिसर्च् यत्र सांख्यिक्यः प्रयोगः न भवति, अतः क्वालिटेटिव्। अन्यः कश्चन? क्वालिटी इति कुत्र? तर्हि क्वान्टिटेटिव् मध्ये क्वालिटी न भवति, तत्रापि भवति न। तर्हि क्वालिटेटिव् रिसर्च् मध्ये क्वालिटी इति पदं, गुण इति पदं किमर्थम्?
शोधशास्त्रः कश्चनपि वदेत् कस्य तत्र प्रदत्तानां संकलनं यद् भवति प्राप्त सामग्री प्राप्त सूचनाः गुणात्मक रूपे भवन्ति न तु मात्रात्मक रूपे। प्राप्त सूचना द्विधा भवितुमर्हन्ति। मात्रात्मक रूपेण भवन्ति चेत् किम् अंकेषु कस्यचित् आयुः वयः अथवा किमपि अंकाः विशेषु प्राप्ताङ्काः तथा भवति चेत् तेषां विश्लेषणं सांख्यिकी आधारेण भवति यथा तेन उक्तं। पुनश्च प्रदत्ताः कथं प्राप्यन्ते संख्यात्मक रूपेण नास्ति। गुणः अयम् उत्तमः योग्यः अनेन एतादृशं कार्यं कृतं सः तादृशं भाषणं दत्तवान् तस्य भाषणम् अस्ति अस्माकं पुरतः किमपि नास्ति। प्रधानमन्त्रिणा मन की बात कार्यक्रमे यद् यद् भाषणं दत्तं तस्य अस्माभिः विवेचना करणीया। यत् किं तत्र तु संख्या नास्ति केवलं मन की बात इत्यत्र उक्तं यद् उक्तं तदस्ति अस्माकं समीपे। तर्हि तस्य अनुसन्धानं कथं तत्र यत् प्रदत्तः भविष्यति यत् डेटा भवति सूचना भवति तेषां स्वरूपं कीदृशम् गुणात्मकं स्वरूपं न तु मात्रात्मकम्। अतः यदा प्रदत्तानां स्वरूपं गुणात्मकं भवति तदा क्वालिटेटिव् अनुसन्धानम् इति भवति। अस्तु स्पष्टम् एतावत् अग्रे चलामः। शनैः अहं बहु रजस्तात् आरम्भं कुर्वन् अस्मि यतोहि सत्र चतुष्टयम् अस्ति। शनैः वयम् अग्रे चलामः। पुनः क्वालिटेटिव् रिसर्च् यदा वयं कुर्मः तत्र गुणात्मक अनुसन्धानं बहुविध भवितुमर्हति मात्रात्मकम् अनुसन्धानं बहुविध भवितुमर्हति किन्तु तत्र एका सामान्या प्रक्रिया वयं परिपालयामः अनुसन्धानकरणसमये। अनुसन्धानस्य सामान्या प्रक्रिया या क्वालिटेटिव् मध्ये अपि भवति क्वांटिटेटिव् मध्ये अपि भवति सा का तत्र कानि प्रमुखानि सोपानानि भवितुमर्हन्ति भवन्तु वक्तुं शक्नोति कश्चन। यथा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम क्वालिटेटिव् स्यात् वा क्वांटिटेटिव् स्यात् भविष्यति एव तत्र समस्या नास्ति। समस्यायाः अभिज्ञानम् इति क्वालिटेटिव् मध्ये समस्यायाः अभिज्ञानं भिन्नतया कथं कैसे किस तरह की समस्या है जो क्वालिटेटिव में गुणात्मक अनुसंधान में पृथक होगी इसको कैसे हम सोच सकते हैं कैसे इसकी चिंतन कर सकते हैं। ठीक है। किस तरह की समस्या होगी जिस पर अनुसंधान हम करेंगे तो कहेंगे कि इस तरह की समस्या पर गुणात्मक अनुसंधान करना चाहिए। मैंने एक उदाहरण दिया अभी मन की बात का। इसके अलावा आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? सर्वे टाइप रिसर्च ऑलमोस्ट सारे सर्वे टाइप रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। वो क्वालिटेटिव ही होगी या दोनों हो सकती है? दोनों हो सकती क्वालिटेटिव होगी केवल ऐसा कुछ सोचिए। ऐतिहासिक अनुसंधान हो सकता है ठीक है। और वर्णनात्मक जैसा अभी बताया सर्वे भी वर्णनात्मक का ही एक अंग है तो वो दोनों तरह से हो सकता है। और प्रजाति अनुसंधान इथनोग्राफिक रिसर्च और नहीं ये आप टाइप बता रहे हो मैं प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ। ये आप टाइप बता रहे हो कि सर्वे है या इथनोग्राफी है या अन्य कोई प्रकार है ग्राउंडेड थ्योरी है ना। ये तो उसके टाइप हो गए रिसर्च के। मेरा प्रश्न है कि किस तरह की समस्या होगी जिस पे हमें क्वालिटेटिव रिसर्च करना चाहिए। समस्या कोई ऐसी आपके ध्यान में हो तो बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर क्वालिटेटिव रिसर्च दोनों टाइप की हो सकती है। और कोई बताएगा जो ध्यान में आ रहा हो? मैंने एक उदाहरण दिया था कौन सा? मन की बात। उसमें क्या था क्यों? क्योंकि जो दत्तांश था वो क्या था? गुणात्मक था। तो अब ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो जिसमें दत्तांश पूरा गुणात्मक हो। हाँ।
हाँ, क्वालिटेटिव रिसर्च होगा, बिल्कुल ठीक। हाँ, और देखिए थोड़ी थोड़ी दिशा में आ रहे हैं। और ठीक है, हाँ, इस तरह के संस्कृत वाङ्मय पे जो हम समीक्षात्मक अनुसंधान करते हैं वो सारे क्वालिटेटिव में जाए। और इसके अलावा हाँ, किसी के जीवन के ऊपर भी रिसर्च हम कर सकते हैं कि ठीक है, व्यक्तित्व कृतित्व का जो अध्ययन करता है वो भी क्वालिटेटिव में जा सकता है। और ठीक है, किसी संस्कृति के ऊपर, किसी समूह के ऊपर, किसी समूह के अंदर विद्यमान संबंधों के ऊपर, जैसे कि समूह कौन कौन से हो सकते हैं? जाति के आधारित समूह हो सकता है, भाषा के आधार पर समूह हो सकता है, और धर्म संप्रदाय, धर्म तो नहीं, संप्रदाय के आधार पर समूह हो सकता है, और सब संप्रदाय हो गया, सब भाषा प्रांत के आधार पर समूह हो सकता है, और वृत्ति के आधार पर समूह हो सकता है। सारे चिकित्सक, सारे शिक्षक, सारे छात्र, संस्था के आधार पर हो सकता है, संस्कृत संस्थाएं, उनके अंदर विद्यमान पैटर्न। तो जब क्वालिटेटिव रिसर्च की हमें बात करना है तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि हर उसमें जो स्टेप्स होती हैं, इसमें भी वही स्टेप्स होती है। तो आइडेंटिफाई ऑफ प्रॉब्लम की जब आप बात करोगे तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम चुनना है, या इस तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने आती है जिसमें जो डेटा हमें मिलने वाला होगा वो गुणात्मक स्वरूप में होगा। बाकी वही सारे स्टेप्स इसमें भी है कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर हो, या उसके बाद लिटरेचर रिव्यू का बड़ा महत्वपूर्ण होता ही है, सब जानते हैं। और उसके बाद इसलिए उसके डीप में नहीं जा रहा हूँ, उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वो सब आपने शायद बीएड में, एमएड में और उसमें पढ़ाई होगा। फिर शोध उद्देश्यों का विशिष्टीकरण या निदर्शन जब रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम पर्टिकुलर उद्देश्य क्या होंगे, हाइपोथेसिस क्या होगी, या क्वालिटेटिव में हाइपोथेसिस नहीं बनाई जाती तो क्या बनाया जाता है? रिसर्च क्वेश्चन, शोध प्रश्न। क्वांटिटेटिव में हाइपोथेसिस, परिकल्पना, और इस पर गुणात्मक में शोध प्रश्न बनाए जाते हैं। तो शोध प्रश्नों का निर्माण करना, प्रदत्तों का संकलन करना, प्रदत्तों का विश्लेषण, ये सारी प्रक्रिया बाद में रिपोर्ट राइटिंग की होती है। अब एक एक चीज को हम देखते हैं। जैसा मैंने अभी समस्या के अभिज्ञान या उसके स्पष्ट निदर्शन के बारे में कहा कि जो भी हमने समस्या पहचानी जो कि गुणात्मक स्वरूप में है, उस समस्या को पहचानने पर क्या करना होगा उस सोपान के अंतर्गत, कि समस्या को तो स्पष्ट रूप से आपको कहना ही है, बताना ही है, उसका औचित्य निर्धारण उसमें हमें करना है, और उसके साथ साथ लक्षित जिस भी टारगेट हमारा जो है, जिसके लिए हम अनुसंधान कर रहे हैं, उसके लिए वह समस्या या यह अध्ययन किस प्रकार से उपयोगी होगा, ये सारी चीजें हम पहले सोपान में कर लेते हैं। ये भी मैं मोटे स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम चलेंगे, तो एक स्थूल स्वरूप में आपको बता रहा हूं। तो ये सारी चीजें हम पहले सोपान में कर लेते हैं आइडेंटिफाइंग ऑफ प्रॉब्लम में। उसके बाद जब हम संबद्ध साहित्य का अध्ययन करते हैं, तो संबद्ध साहित्य का अध्ययन क्या करते हैं, हम रिसोर्स को लोकेट करने के लिए करते हैं कि हमें कहां कहां से रिसोर्स मिल सकते हैं हमारे अध्ययन के लिए। क्वालिटेटिव रिसर्च भी करना है तो रिव्यू करेंगे, हमें रिसोर्सेस मिलेंगे, अच्छा उसने ये अध्ययन किया था, वहां से किया था, इस टाइप का था, उससे हमें रिसोर्स लोकेट हो जाएंगे। देन फिर लोकेटेड जो रिसोर्सेस, रिसोर्स को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने की प्रोसेस भी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के द्वारा हो सकती है। तीसरा, उसको सिलेक्ट करने के बाद जितने भी रिसोर्सेस हमें मिल रहे हैं, जिसको हमने सिलेक्ट किया है, उनको समराइज करना। सारी प्रोसेस हम किस में करते हैं, संबंधित साहित्य के अध्ययन के अंदर कर लेते हैं। फिर जैसा मैंने तीसरा कहा कि उद्देश्यों का निदर्शन करना है, स्पेसिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाई करना। तो उसमें जो उद्देश्य हमारा है पर्टिकुलर अनुसंधान का, उस उद्देश्य को पहचानते हुए उसका अभिकथन करना, उसका क्या कहेंगे, उसको स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव को स्टेट करना, कहना, किस तरह से अपने उद्देश्य को कहना है। वरना कई बार उद्देश्य के नाम पर बड़ी बड़ी व्याख्या लिख दी जाती है। शिक्षा शास्त्र में हम ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ शास्त्रों में देखा जाता है कि उद्देश्य हेडिंग है लेकिन अंदर पूरी व्याख्या है, उसको पॉइंट वाइज उद्देश्य नहीं है। तो उद्देश्य बिल्कुल स्पेसिफिक हो, वो स्पेसिफिकेशन वहां पर करना है।
और उद्देश्य के निर्माण के समय ही यह भी ध्यान हो जाना चाहिए कि जो उद्देश्य बन रहा है इसी उद्देश्य के आधार पर हमारा शोध प्रश्न होगा। तो उद्देश्य किसी और दिशा में जाएगा या परिकल्पना और शोध प्रश्न किसी और दिशा में जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आपने उद्देश्य तय किया एक तरह से उसी समय आपके शोध प्रश्न भी तय हो जाते हैं। तेन सह एव भवतां शोध प्रश्नाः अपि सिद्धाः भवन्ति, अतः शोध प्रश्नानां निर्माणमपि तेन सह भवति। पुनश्च यदा उद्देश्यस्य वयं लेखनं कुर्मः तेन सह एव सीमाङ्कनमपि भवति। अतः उद्देश्य लेखनं सरलं नास्ति। उद्देश्य लेखनेन सह एव शोध प्रश्नानां निश्चयः, उद्देश्य लेखनेन सह एव विषयस्य सीमांकनम इत्यपि भवति। अतः स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव अतीव महत्वपूर्णं वर्तते। रिसर्च क्वालिटेटिव वा स्यात् वा क्वांटिटेटिव वा स्यात् इति। पुनश्च वयं प्रदत्त संकलनस्य यदा क्रमः आगच्छति अग्रिमे क्रमे यथा मया उक्तं, ध्वनिः अधिकः आगच्छति वा? किञ्चित् दूरात् वदामि चेत् इदानीं समीचीनं महोदय यथा इदानीं ध्वनिः समीचीनं सम्यक् अस्ति, किञ्चित् मध्ये लेखनमपि भवति चेत् करिष्यामि करिष्यामि अहं क्रमेण। छात्राः अत्र आगच्छन्तु, ते तत्र आनयन्तु। न तत्रैव भवेत् आचार्यः, चिन्ता नास्ति। अहं यदा क्रमेण करिष्यामि। क्रमेण अस्तु। इदानीम् अस्माकं किं सोपानमासीत्? प्रदत्त संकलनमिति। तो प्रदत्त संकलने किं तत् सामान्य प्रक्रियामेव वदन्नस्मि। इदानीं पूर्वमेव उक्तवान्, यदा अहं स्पेसिफिक् आगच्छामि तदा अहं लेखनमपि करिष्यामि, नास्ति तत्र चिन्ता। तो प्रदत्त संकलनस्य अध्ययनाय व्यक्तेः चयनं भवति। यदा व्यक्तेः चयनं, तस्य अनुमति स्वीकरणं, तत्सर्वं वयं प्रक्रियां जानीमः। पुनः विश्लेषणं विवेचनं च, तत्र प्रदत्तानां वर्गीकरणं, प्रस्तुतीकरणं, व्याख्या च इति तस्मिन् सोपाने भवति। और अन्तिमे मूल्याङ्कनं प्रतिवेदनं च इति। अस्तु। तो गुणात्मक शोधः वा स्यात् वा क्वालिटेटिव् शोधः वा स्यात्, एतानि सोपानानि सामान्यतया उभयत्रापि भवन्ति। इदानीं वयं पर्टिक्युलर् क्वालिटेटिव् रिसर्च् इत्यस्य एव चर्चां कुर्मः। किमर्थं क्वालिटेटिव् रिसर्च्, तस्य काः विशेषताः, किं वैशिष्ट्यम् इति यदि वयं चिन्तयामश्चेत्, प्रप्रथमम् अनेन कस्यापि घटनायाः, केन्द्रित घटनायाः, फोकस्ड वयं वदामः फोकस्ड फिनोमिना वा सेंटर्ड फिनोमिना इत्यस्य विस्तृत अवबोधस्य विकासाय गुणात्मकम् अनुसंधानं भवति। यदि किमपि कापि तथा घटना वर्तते, कोई भी ऐसी घटना है, फिनोमिना है, जिस पर केंद्रित होकर के उसका पूर्णतया अध्ययन हमें करना आवश्यक है, तो उस पर विस्तृत समझ को विकसित करने के लिए, अपने अवबोध को विकसित करने के लिए गुणात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो उस पर विस्तृत समझ विकसित करना। दूसरे जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि इसमें साहित्य सर्वेक्षण की भूमिका तो कम होती है क्वालिटेटिव में, लेकिन महत्वपूर्ण होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम बहुत ज्यादा संबंधित साहित्य के अध्ययन पर बल देते हैं, क्वालिटेटिव में उतना ज्यादा नहीं है, कम है। लेकिन जो कम है वो भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि समस्या के औचित्य के निर्धारण में वो महत्वपूर्ण होता है। तीसरा, इसका उद्देश्य और शोध प्रश्नों को हम दो तरीके से कहते हैं, जनरल एंड ब्रॉड वे में, जिसको हम कहेंगे जनरल वे में भी कहेंगे और ब्रॉड वे में भी कहेंगे, जिससे उद्देश्य इस प्रकार से संरचित किए जाते हैं जिससे हम उस अध्ययन में सम्मिलित होने वाले प्रतिभागियों या व्यक्तियों के अनुभवों तक पहुंच सकें। यदि उनके एक्सपीरियंस को हम नहीं पकड़ पा रहे हैं तो उस तरह के उद्देश्यों की संरचना नहीं करना है। उद्देश्य इस तरह से, इसलिए मैंने कहा जनरल और ब्रॉड वे में होंगे, जिससे कि हम उसके जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम समूह पर अध्ययन करेंगे। वो समूह क्या होगा? जैसे मैंने कहा टीचर्स का समूह हो सकता है, संस्कृति हो सकती है, जाति हो सकता है, भाषा के आधार पर हो सकता है, व्यक्ति के आधार, प्रांत के आधार पर हो सकता है। तो जिस किसी भी समूह का हम अध्ययन कर रहे हैं, उस अध्ययन में उस समूह के प्रतिभागी के अनुभवों तक हमको पहुंचना है। तो उस अनुभवों को पकड़ने के लिए, उस अनुभवों तक पहुंचने के लिए हमें वो सारा स्पष्टता कहाँ हो जानी चाहिए? उद्देश्य, कि उद्देश्य के अंदर ही कि हम कहां तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये इसकी विशेषता होती है। दूसरा
छोटा समूह होता है जिसका अध्ययन किया जाता है, कोई बहुत बड़े समूह का नहीं। तो छोटे समूह का अध्ययन हम करते हैं और इसमें जो भी हम गुणात्मक सूचनाएं एकत्र करते हैं, क्वालिटेटिव जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं, जो भी हम डेटा इकट्ठा करते हैं, जिससे कि प्रतिभागियों का ओपिनियन, अभिमत हमें प्राप्त होता है। और जो प्राप्त हमें सूचनाएं हुई, उन प्राप्त सूचनाओं को किस तरह से करना, उसका विश्लेषण किस तरह से करेंगे, तो पाठ्य विश्लेषण और विवेचन के द्वारा। ठीक है, सर ने कहा कुछ इसमें इसी सोपानों को, इन्हीं तीनों चारों बातों को हम लिखते भी चलते हैं। नया आ रहा है, दृश्यते वा ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि लिखने के चक्कर में क्रम नष्ट हो रहा है। तो आप लोग लिखते जाइए जिसको जैसा आवश्यक लग रहा है, और जहां जहां आवश्यकता होगी वहां वहां मैं भी लिखते जाऊंगा। मार्कर थोड़ा ठीक आ जाए, तीनों मार्कर जो है इस पर चल नहीं रहे हैं। ठीक, तो जो बात हमने कही, 3-4 पॉइंट्स जो मैंने बात कही गुणात्मक अनुसंधान के, वो ये थे कि जैसा मैंने यहाँ पे लिखा, किसी घटना, समूह, गतिविधि के का विस्तृत अध्ययन करने के लिए, विस्तृत अवबोध का, विस्तृत समझ का विकास करने के लिए गुणात्मक अनुसंधान होता है। दूसरी बात, साहित्य सर्वेक्षण की भूमिका छोटी होती है, किंतु विषय के औचित्य निर्धारण के लिए, समस्या के औचित्य निर्धारण के लिए वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी को देख करके हमें उस विषय में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, यह डिसाइड होता है। तीसरी बात जो कही कि शोध प्रश्नों को हम इस तरह से, उद्देश्य और शोध प्रश्नों को हम इस तरह से कहते हैं जिससे कि हम प्रतिभागियों के अनुभवों तक पहुंच सके। जैसा मैंने कहा कि उद्देश्य के लेखन के साथ ही आपके शोध प्रश्न निश्चित हो जाते हैं, इसलिए उनको कहने का तरीका, उनका स्टेटमेंट इस तरह से होता है कि हम प्रतिभागियों के अनुभव तक पहुंच सके। चौथा, कि हम जब जो एकत्र करते हैं डेटा, वो किस स्वरूप में होता है, सूचनात्मक स्वरूप में होता है, गुणात्मक स्वरूप में होता है। इसलिए गुणात्मक स्वरूप में एकत्रित प्रदत्त का विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए इस तरह की विधियों का प्रयोग होगा, जो कि वहां सांख्यिकी विधि नहीं लगेगी। जैसा अभी किसी ने बताया, तो क्या होगा, वह टेक्स्ट एनालिसिस होगा, कंटेंट एनालिसिस होगा। तो जो भी कंटेंट है, उस कंटेंट का एनालिसिस करने के द्वारा हम विषय के वृहद अर्थ और निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। एक सामान्य अर्थ होता है, एक ऐसा अर्थ होता है जो सामान्य रूप से दिख नहीं रहा है, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ है। शोधकर्ता का काम है गुणात्मक अनुसंधान में कि सामान्य अर्थ तो कोई भी लगा लेगा, लेकिन छुपे हुए अर्थ को सामने लेकर के आना, तो वो काम अनुसंधाता करता है। इसके तीसरा, अग्रिम जो इसमें इसकी विशेषता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इस अनुसंधान में शोधकर्ता के वैयक्तिक संवेदनशीलता और पूर्वाग्रह भी सम्मिलित होते हैं, क्योंकि जहां वो विवेचना करेगा, वो विवेचना करते समय शोधकर्ता के अपने आग्रह, पूर्वाग्रह भी सम्मिलित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, संस्कृत का छात्र है, संस्कृत का शोध करता है, वो यदि शोध कर रहा है, क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहा है, तो उसकी जब व्याख्या करने लगेगा निष्कर्षों की, तो अपने अंदर से जो पूर्व में विद्यमान विचार हैं कि हाँ, हमें तो संस्कृत को पूरे विश्व में ले ही जाना है, सबसे आगे रखना है, तो उस तरह से वो अपनी बातों को या शब्दों को, वाक्यों को संरचित करेगा, जिससे कि एक्चुअल फैक्ट पे ना होकर के कई बात उसकी संवेदनशीलता और उसके पूर्वाग्रहों पर आश्रित हो जाती है। उससे बचना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, उससे बच करके बात कहता है। जो फैक्ट्स कह रहे हैं, तथ्य कह रहे हैं, कि उन्हीं तथ्यों को बिना मैनिपुलेट किए, बिना उसमें यथेच्छीकरण किए अपनी बात को कहना होता है। लेकिन ये संभावना इसमें आ जाती है कि शोधकर्ता का प्रभाव, उसके आग्रहों पूर्वाग्रहों का प्रभाव गुणात्मक अनुसंधान की रिपोर्ट में या निष्कर्षों में दिखे। उससे बचना एक कठिन काम है, लेकिन उसका पूरा प्रयत्न करना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब जब हम देखते हैं कि जो गुणात्मक अनुसंधान की हम बात करते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि कई प्रकार है, भी आप लोगों ने भी कुछ प्रकार इसके बताए थे। तो जब हमें व्यक्तियों के सामान्य अनुभव जो है, जैसे मैंने कहा अनुभव तक पहुंचना है,
तो व्यक्तियों के अनुभवों को खोज करके, उसके सामान्य अनुभवों को खोज करके, अन्वेषण करके, उन अनुभवों को सीक्वेंस वाइज लगा करके किसी थ्योरी को प्रतिपादित करना है, एस्टेब्लिश करना है, तो कौन सी मेथड हम अपनाएंगे? तब जिस मेथड का हम प्रयोग करेंगे उसे हम कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी का प्रयोग कब करेंगे? जब हम अनुभवों के आधार पर, व्यक्तियों के अनुभवों के आधार पर किसी सिद्धांत को प्रतिपादित करना चाहते हैं तब। यदि वयं सिद्धांतम प्रतिपादयितुम इच्छामः अनुभवानाम् आधारेण तदा वयम् आधारभूत सिद्धांत विधेः प्रयोगं कुर्मः गुणात्मक अनुसंधाने। किन्तु अस्माकम् उद्देश्यं सिद्धांत प्रतिपादनं नास्ति, अस्माकम् उद्देश्यम् अन्यं किमपि अस्ति। तो अस्माकम् उद्देश्यं चिन्तयतु यत् व्यक्तियों के समूह में, जैसे हमने बहुत सारे समूहों की बात की, अब उस समूह के अंदर हम उनकी जो शेयर्ड कल्चर है, साझा संस्कृति है, उस साझा संस्कृति की खोज करना चाहते हैं। कुछ उसके अंदर किस तरह के पैटर्न है समूह के अंदर, उन पैटर्न्स की खोज करना चाहते हैं, उन पैटर्न्स के आधार पर अन्य किसी चीज की खोज करना चाहते हैं। तब हम जब समूह की इस तरह से हम बात करेंगे और उसके अंदर के शेयर्ड कल्चर की खोज करना चाहेंगे, तो कौन सी विधि का प्रयोग होगा? इथिनोग्राफी, नृजातीय अनुसंधान की जब हम बात करते हैं तो नृजातीय विधि का प्रयोग हमें तब करना होगा। वैसे ही जब हम वैयक्तिक वर्णनों के आधार पर कि किस तरह से किसी व्यक्ति का या किसी विचार का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ना, एक बड़े समूह पर, एक बड़े समाज पर किसी व्यक्ति का प्रभाव, किसी विचार का प्रभाव, तो उस तरह के नरेटिव खड़े किए जाते हैं। नरेटिव शब्द तो सबने सुने ही है। नरेटिव अर्थात क्या होता है? कोई भी बताए, बताइए। कथनात्मक, कथन, नरेशन। हाँ, अच्छा, एक समाज में नरेटिव खड़े किए जाते हैं। एक नरेटिव शब्द वहां भी चलता है कि ऐसा एक नरेटिव खड़ा कर दिया गया बीच में कुछ समय पहले कि सब शिव जी की प्रतिमा पर दूध चढ़ाओगे तो वो पूजन करना नहीं है, वो अभिषेक नहीं है, वो तो दूध का अपव्यय है। हा? ये किसी ने नरेटिव खड़ा किया, तो ये नरेटिव, इसको भी नरेटिव कहते हैं। एक धारणा खड़ी कर देना है। तो लोग सोच समझ के नरेटिव गढ़ते हैं, नरेटिव खड़े करते हैं जिसका पॉलिटिकल लाभ, और बड़ा एक समाज का बड़ा तबका, बड़ा एक समूह उन नरेटिव्स में बह जाता है और उसमें बह करके अपना जो भी मताधिकार का प्रयोग है या जिस भी चीज का प्रयोग है वो उस नरेटिव में बह करके प्रयोग कर लेता है। चाहे वो शिव जी पर दूध चढ़ाने का नरेटिव हो, चाहे वो किसी मंदिर का नरेटिव हो, चाहे वो किसी मस्जिद का नरेटिव हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का नरेटिव हो। तो ये जो नरेटिव्स होते हैं, है ना, कथन तो एक चीज है ही, कहना है कथन तो सामान्य अर्थ नरेटिव का है ही, नरेशंस नरेटिव का, लेकिन ये एक व्यापक अर्थ भी है नरेटिव्स का। तो इस प्रकार का जब कोई हो कि जिससे लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा हो, लोगों के विचार प्रभावित हो रहे हो, उस प्रकार के किसी विषय का हम अध्ययन करना चाहेंगे, तब हम क्या प्रयोग में लाएंगे? नैरेटिव एनालिसिस का हम प्रयोग करेंगे। तो ये जो तीन चीजों की बात मैंने कही, और भी बहुत सारी विधियां हो सकती है, पर तीन मैंने मुख्य रूप से कहा कि किसी सिद्धांत का विकास करना हो अनुभवों के आधार पर तो क्या करेंगे? ग्राउंडेड थ्योरी। हमें किसी समूह की साझा संस्कृति का अध्ययन करना हो तो क्या करेंगे? इथिनोग्राफी। और हमें समाज पर पड़ने वाले बड़े प्रभाव का अध्ययन किसी व्यक्ति के विचार या किसी विचार के आधार पर, धारणा के आधार पर करना हो तो नैरेटिव एनालिसिस। तो अभी हम जो इस सत्र में विस्तार से चर्चा करेंगे वो इथिनोग्राफिकल रिसर्च की करेंगे। फिर और भी सत्र है, उसमें आगे भी हम बहुत सारी बातों की चर्चा करेंगे। जो मुझे विषय दिया है वो इथिनोग्राफिकल दिया है, वहां तक थोड़ा सा मैं भूमिका के माध्यम से आना चाह रहा था, तो वो मैंने कुछ चर्चा आपसे की। आपको कहीं लगता हो ऐसा कुछ लिखने का तो आप मुझे कह देना कि ये चीज लिख दीजिए, मैं लिख भी दूंगा। और यदि आपको लगता है कि पीपीटी ज्यादा ठीक रहेगा तो इसका पीपीटी बना के भी दे दूंगा, है, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे मेरा अपना व्यक्तिगत मत ऐसा है कि पीपीटी में कई बार डिस्ट्रक्शन होता है, ज्यादा ध्यान व्यक्ति का बातों की बजाय
देखने में और उसको नोट करने में चला जाता है, और मैं चाहता हूं कि वो जो अटेंशन आपका उस पे जा रहा है वो मुझ पे रहे, तो आपका अटेंशन डाइवर्ट ना हो, इस दृष्टि से उसका मैं प्रयोग करता हूं, लेकिन कब करता हूं, बहुत कम मात्रा में करता हूं, उसमें कोई समस्या नहीं है। और खास करके जब कंटेंट ही लिखना होता है तो मैं प्रयोग नहीं करता पीपीटी का, या कुछ अलग चीज दिखाना होती है तो उसका प्रयोग करता हूं। केवल कंटेंट दिखाने के लिए उसका प्रयोग नहीं, कंटेंट तो अध्यापक के माध्यम से जाए ऐसा प्रयत्न होना चाहिए। खैर, तो हम अभी जो बात कर रहे हैं वो नृजातीय अनुसंधान की या इथिनोग्राफिकल रिसर्च की बात कर रहे हैं। तो इसमें जैसा मैंने कहा कि यह किसी, अभी क्या कहा था, कब करते हैं इसका प्रयोग? किसी समूह के जो साझा संस्कृति, शेयर्ड कल्चर, जो एक दूसरे के साथ वो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। साझा मतलब शेयर होता है, हिंदी में साझा कहते हैं, और संस्कृत में क्या कहेंगे साझा को? विद्याधर जी, शेयर्ड, प्रेषणं तु सेण्डिङ्ग् अस्ति। अस्तु, किमपि परस्परदानं रचयितुं शक्यते। अस्तु, चिन्ता नास्ति, तदेव वितरणं, डिस्ट्रिब्यूशन तद् आदान प्रदानं, विनिमयः, अस्तु, चिंता नास्ति। हाँ, तो वही समझ ली, साझा शब्द ही है, उससे काम चलाइए अभी, जब तक मुझे ध्यान नहीं आता, या वो कोई बता देंगे विद्वज्जन तो अच्छी बात है। तो किसी सांस्कृतिक समूह को या किसी संस्कृति को साझा करने वाले समूह के व्यवहार के पैटर्न का अध्ययन, उसके विश्वास का अध्ययन, बिलीफ जो होते हैं उनके अलग अलग प्रकार के, हर संस्कृति के अलग अलग प्रकार की मान्यताएं होती हैं, विश्वास होते हैं, उन विश्वासों का अध्ययन, या उनकी भाषा के आधार पर उनकी भाषा का अध्ययन। तो इनके अध्ययन से या इनके विश्लेषण करने के लिए, इनका विवेचन करने के लिए जो विधि प्रयोग में आती है वो इथिनोग्राफिक मेथड है, या इथिनोग्राफिक अनुसंधान या नृजातीय अनुसंधान विधि हम उसे कह सकते हैं। फिर से एक बार तीन चीजें क्लियर कर दूं। किसी संस्कृति को साझा करने वाले समूह के व्यवहार के पैटर्न का अध्ययन, पहली चीज। दूसरा, उसके विश्वास का अध्ययन। तीसरा, उसकी भाषा। तो इनका अध्ययन अर्थात इनका विश्लेषण और विवेचन करने के लिए, इनका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने के लिए जिस विधि का हम प्रयोग करते हैं वो विधि इथिनोग्राफिक विधि है। अब कब इसका प्रयोग करना, अगली बात आती है कब हमें प्रयोग करना। जैसे एक तो सामान्य बात हो गई कि इसी दृष्टि से करना, लेकिन कब करना? जब हमें किसी बड़े इशू पर बात करनी हो। ऐसा ही नहीं कि किसी भी चीज को उठाया, सब समूह को उठाया और हमने कुछ भी अध्ययन कर लिया। जब कोई इशू हमारे सामने, मुद्दा ऐसा हो जो बड़ा हो और बड़े मुद्दे की समझ प्राप्त करना हमारे लिए आवश्यक हो, तब इसका प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, समूह में कई प्रकार के समूह हो सकते हैं। एक तो वो जो शुरू से साथ में रहते हैं, जिसे भाषा के आधार पर समूह की रचना होगी तो शुरू जन्म से साथ में होते हैं। कुछ समूह ऐसे होते हैं, या कोई जाति के आधार पर समूह है, मान लीजिए किसी वनवासी संस्कृति का कोई समूह है तो वो भी शुरू से साथ में होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ समय के लिए साथ में होते हैं और समूह बन जाते हैं। संस्कृत विद्यापीठ के छात्र कुछ समय के लिए साथ में 2 साल, 5 साल, 10 साल साथ में रहते हैं, पढ़ते हैं और एक समूह के रूप में विकसित हो जाते हैं, अपनी एक संस्कृति संस्था के आधार पर विकसित हो जाती है। तो वो भी एक समूह हो सकता है। समूह अर्थात ऐसा ही नहीं जो जन्म से ही हो, ये भी एक समूह हो सकता है जो कुछ समय से साथ में हो। लेकिन ये आवश्यक है कि उनकी कोई न कोई चीज इस अवधि के दौरान विकसित हुई हो। यदि हमें इसके लिए साथ में, लेकिन उनकी कोई संस्कृति या उनका कोई इस तरह का पैटर्न विकसित नहीं है, तो फिर वो अध्ययन योग्य समूह नहीं है। अध्ययन योग्य तभी है जब उसका एक अलग छाप समाज पर कहीं न कहीं दिख रही हो। जैसे आज संस्कृत क्षेत्र में आप कहीं भी जाइए, तिरुपति विद्यापीठ के छात्र हर जगह आपको मिलेंगे, तो एक अलग छाप आपको तिरुपति विद्यापीठ की दिख रही है। तो एक संस्कृति विकसित हो गई कि संस्कृत में, शास्त्र में यदि बात होती है तो संस्थान में हमारे श्रृंगेरी परिसर की होती है और तिरुपति विद्यापीठ की तो होती ही।
तो इस तरह से जो विकसित जब होगा, एक छाप पड़ जाती, जब उस समूह का आप अध्ययन कर सकते हो। इसलिए केवल कुछ समय साथ रहना पर्याप्त नहीं है, साथ में ये विकसित होना भी आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में ही इथिनोग्राफिक मेथड का प्रयोग हमें करना चाहिए। दूसरा, ये जो समूह है, इन समूह को हम दोनों तरह से तैयार कर सकते हैं। एक तो संकीर्ण रूप से भी, एक बिल्कुल नैरो जाकर के भी हम तैयार कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा शिक्षक, छात्र, चिकित्सक, एक पेशे के आधार पर हो गया, या थोड़े व्यापक आधार पे भी हम तैयार कर सकते हैं। शिक्षक न लेकर के पूरी की पूरी संस्था ही ले ली हमने, पूरी की संस्था को हमने ले लिया कि कोई ये संस्था, ये विश्वविद्यालय, ये विद्यालय, तो ये थोड़ा व्यापक आधार हो गया। और केवल शिक्षक ले लिए तो वो थोड़ा नैरो या संकीर्ण आधार हो गया। तो दोनों आधार पर समूह हो सकते हैं, नैरो भी हो सकते हैं और ब्रॉड भी हो सकते हैं। दोनों आधार पर हम समूह कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। कोई परिवार भी समूह हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई विशेष डाउन सिंड्रोम से पीड़ित कोई बालक है, अब उस डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बालक या कोई कैंसर से पीड़ित छोटा बालक है, तो वो बालक और उसका परिवार, ये एक समूह हो सकता है, क्योंकि वहां एक विशेष स्थिति है कि उसका अध्ययन करना आवश्यक है कि इस प्रकार के परिवार कैसे उस चीज को हैंडल करते हैं। एक विशेष परिस्थिति हो जाती है कि घर में छोटा बच्चा है और उसको कोई बड़ी गंभीर बीमारी है, तो वो परिवार का अध्ययन भी हम इस इथिनोग्राफिक मेथड से, इस तरह के परिवारों का अध्ययन भी हम कर सकते हैं। तो वहां समूह हमारा उस टाइप की फैमिली हो जाएगी, जहाँ कोई न कोई ऐसी विशेष घटना हो रही हो। जरूरी नहीं हो बीमारी ही हो, वो कोई अच्छी बात भी हो सकती है जिसके कारण उस परिवार का नाम हो रहा हो, तो वो उस दृष्टि से भी हम उसे ले सकते हैं। या कोई बड़ी प्रक्रिया, कोई बड़ा कार्यक्रम, कोई बड़ी गतिविधि, उसका भी अध्ययन हम कर सकते हैं। तो इथिनोग्राफिक मेथड का प्रयोग कहां कहां कब करना चाहिए, ये बात स्पष्ट है, इसमें कोई संदेह का मुझे लगता नहीं कि कुछ संदेह वाली बात है। मैं इसलिए इसको बड़े सरल शब्दों में, सरल उसमें बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, पुराने हटा लीजिए, कंफ्यूजन ना। ठीक है, अब जो ये जो शोध है, नृजातीय अनुसंधान जो है, इतनी सारी बातें हमने की, इससे इस पे क्या क्या चीजें आपको क्लियर हुई? 2-3 पॉइंट कुछ आप बता सकते हैं कोई भी, कि 3 बातें हमें भी समझ में आई है, 2 बातें समझ में आई, कोई भी? तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, और इसके अलावा कोई पॉइंट? संकीर्ण रूप से अध्ययन कैसे करना और व्यापक रूप से अध्ययन कैसे करना? समूह, संकीर्ण और व्यापक रूप से समूह का चयन, समूह का चयन हम संकीर्ण और व्यापक रूप से कर सकते हैं। और समूह कैसा होना चाहिए, समूह की क्या विशेषता होगी? हाँ, क्या बताइए, कोई बता रहा है? हाँ, शेयर्ड कल्चर। हाँ, एक बार वो शेयर्ड कल्चर कैसा होना है, कैसा हो सकता है? 2 टाइप से हो सकता है, मैंने बताया था। नहीं, ब्रॉड एंड नैरो नहीं बताया। 2 तरह से, एक तो हाँ बाय बर्थ हो सकता है, और दूसरा कुछ समय साथ रह के डेवलप हो सकता है। एक तो स्वाभाविक जो जन्म से है, और एक कुछ समय साथ रह करके विकसित। ये 2 प्रकार का शेयर्ड कल्चर हो सकता है, तब उस समूह हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जैसे जिसका ये विशेषता नृजातीय शोध में होती है कि एक तो उसमें जो समूह होता है वो संस्कृति को साझा करने वाला होता है। वो समूह जैसा मैंने बताया 2 प्रकार से, स्वाभाविक हो सकता है या कुछ समय साथ रह करके हो सकता है। तीसरा, इसमें हम व्यवहार के पैटर्न का, भाषा का या विश्वासों का अध्ययन करते हैं। चौथा, इसमें हमें फील्ड कार्य करना होता है, फील्ड वर्क करना होता है। विश्वास का अध्ययन कैसे? उनकी मान्यताएं और विश्वास जो होते हैं,
कि किसी देवता के प्रति उनका विश्वास है, तो उसका अध्ययन हमें करना होगा कि क्यों विश्वास है, कैसा विश्वास है। फिर वो हम जब पूरा अध्ययन करेंगे पर्टिकुलर, तो उसकी फिर हम शोध प्रश्न भी डेवलप करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी डेवलप करेंगे। ठीक है, भाषा के आधार पर उनकी संस्कृति का अध्ययन हो सकता है। भाषा का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, उनकी भाषा के आधार पर किसी समस्या या किसी चर को लेकर के उसका विश्लेषण और विवेचन कर रहे हैं। भाषा तो एक आधार होगा, ठीक है ना, विश्वास एक आधार होगा कि किसी चर के प्रति इस तरह की भाषा वालों की अभिवृत्ति का अध्ययन आप कर सकते हो, किसी चर के प्रति इस तरह के विश्वास वालों का अध्ययन आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ। अगर किसी समूह में उपसर्ग से वंशगत होते आ रहे हैं तो वहाँ पे पार्टिसिपेट करके अगर अध्ययन किया जाता है तो इथनोग्राफी में आएगा वो। ये फिर से पूछिए, क्या पूछा? किसी समूह में वंशगत महामारी अथवा ये क्या बोलते हैं कुपोषण के शिकार होते हैं बच्चे, तो उसका अध्ययन करने के लिए वहाँ पे किसी परिवार में या समूह में, किसी जाति में कोई बीमारी आ रही है, वंशानुगत आ रही है, बिल्कुल आएगा। तो इथनोग्राफी आएगा। हाँ, इस तरह मैंने कहा ना, कोई बीमारी के कारण भी हो सकता है, कोई अच्छी बात भी हो सकती है कि वंशानुगत वहां पे बड़े बड़े विद्वान निकल रहे हैं, तो उसका भी अध्ययन आप कर सकते हो। ठीक है, वो वंशानुगत नहीं है, अभी है, वर्तमान में है, तो भी कर सकते हो, दोनों चीजें हैं। लेकिन इसमें फील्ड वर्क कंपलसरी है। ये फील्ड मतलब फील्ड वर्क इसमें प्राय होता है, कंपलसरी शब्द नहीं कहूंगा। हाँ, कुछ कह रहे हैं। कोई घटना है, घटना पे जाके वहाँ क्या हुआ है और उसके बाद आधार पे हम उस पर रिसर्च करते हैं, तो उसमें सत्यता कैसे हो सकता है, कैसे हम ढूंढ सकते हैं। कई सारे लोग अलग अलग विषय बोलेंगे उसमें, तो उस पर हम रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च में सत्यता कैसे हम ढूंढेंगे उसका प्रमाण। कई सारे लोग अलग अलग, आज इंटरव्यू लेंगे तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें कहेंगे, आपको उसमें से कॉमन निकालना है, कॉमन फैक्टर देखना है कि कितनी बातें हैं जो सबने कही, कितनी बातें हैं जो अधिकतर लोगों ने कही, कितनी बातें हैं जो एक या दो लोगों ने ही कही। आपको वो फैक्टर को एनालिसिस के समय, जब एनालिसिस पे हम आएंगे, भी आगे बढ़ेंगे, अभी तो मैं इसको और विस्तार से थोड़ा सा बताऊंगा। लेकिन कॉमन फैक्टर, हमारा एनालिसिस जो होगा उसका गहन अध्ययन करके उसके कॉमन फैक्टर को निकालना, उसके अंदर निहित पैटर्न को पकड़ना उनकी बातों में। इसीलिए ये क्वांटिटेटिव की तुलना में ज्यादा कठिन है, और उस पैटर्न को पकड़ते समय आप हमारे अपने बिलीव्स या हमारे अपने आग्रह पूर्वाग्रह प्रभावित कर देते हैं, तो इसलिए ये ज्यादा कठिन होती है। लेकिन लोग इसको सरल करके लिख लेते हैं, वो अलग विषय है। खैर, तो हम बता रहे थे कि आगे इसमें किन किन तरीकों से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जब हम इस प्रकार का एथनोग्राफिक अध्ययन करेंगे तो डेटा कलेक्शन के क्या क्या प्रकार वहां पर हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि आपका औपचारिक चर्चा है ना, आप औपचारिक चर्चा के द्वारा पदार्थ का संकलन कर सकते हैं। ठीक है, औपचारिक चर्चा मतलब ऐसा उसको पता नहीं चल रहा है कि आप उसका अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आप उसका अध्ययन कर रहे हैं। क्या हुआ? औपचारिक चर्चा ये है आपके प्रदत्त संकलन या दत्तांश या सूचना की के तरीके, है ना, हो सकता है। तो औपचारिक चर्चा के द्वारा किसी से बातचीत कर रहे हैं, उसको समझ में ही नहीं आया, लेकिन आपने अपने काम की बहुत सारी जानकारी, कई बार चर्चा ऐसे वो नहीं देगा, लेकिन औपचारिक चर्चा और अनौपचारिक चर्चा दोनों प्रकार की चर्चाओं में वो आपको औपचारिक में उसे पता होगा कि जानकारी मिल रही है, लेकिन जानकारी का मेरा प्रयोग हो रहा है, लेकिन अनौपचारिक में उसे पता भी नहीं होगा और आपके पास जानकारी इकट्ठा हो सकती है। लेकिन दोनों के अपने अपने प्लस है, अपने अपने माइनस है, औपचारिक और अनौपचारिक। क्या? हाँ, बॉडी लैंग्वेज से आप, ठीक है। दूसरा, किसी व्यक्ति के जीवन शैली से आप डेटा ले सकते हो, उसकी लाइफ स्टाइल का ऑब्जर्वेशन करके डेटा ले सकते हो, उसके जीवन के इतिहास से
लाइफ हिस्ट्री उसकी आप पता कर सकते हो, है ना। कई फिल्मों में होता है ना ऐसा, पीछे जाकर के देखते हैं। कौन सी एक फिल्म थी, हिंदी में तो रीमेक आया था, ओरिजिनल साउथ की थी वो, भूल भुलैया, देखिए। उसमें उसके गांव में जाके पता करता है, तो वो इतिहास, उसका इतिहास से लेकर के आप अध्ययन कर सकते हो। तीसरा, साक्षात्कार के द्वारा कर सकते हैं। अभी साक्षात्कार कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। अर्ध संरचित हो सकता है या संरचित हो सकता है, ठीक है। प्रतिभागी केंद्रित भी हो सकता है, जो व्यक्ति जिस पर आप अध्ययन कर रहे हो, है ना, प्रतिभागी जो है उस पर केंद्रित साक्षात्कार भी हो सकता है। तो साक्षात्कार के द्वारा आप डेटा कलेक्शन कर सकते हो। और प्रेक्षण के द्वारा, प्रेक्षण या क्या कहेंगे उसे, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन के द्वारा। अब ये ऑब्जर्वेशन भी कितने प्रकार का हो सकता है? 2 प्रकार का हो सकता है, सहभागी और असहभागी, ठीक है ना, ऐसा आपने पढ़ रखा है। किसी समूह के साथ उसी के जैसा बनकर रहना, सहभागी प्रेक्षण। और किसी समूह का, किसी गांव का, किसी जाति का दूर से खड़े होकर के देखना, लेकिन रहना वहीं पे, लेकिन दूर से, उसमें शामिल नहीं हो रहे, उनकी गतिविधियों में शामिल नहीं हो रहे, उनकी गतिविधियों को बस ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो हो जाता है असहभागी प्रेक्षण, ठीक है। इसके अलावा यदि हमारे पास कुछ ऐसा मटेरियल या लिटरेचर हमको मिल रहा है उस समूह के बारे में, जो डायरेक्ट नहीं है लेकिन सेकेंडरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स से यदि हमें कोई मटेरियल या सामग्री या कोई पाठ्य मिला है, तो उसका हम क्या करेंगे, इसको हम कह देते हैं द्वितीयक, द्वितीयक सेकेंडरी, है ना। द्वितीयक पाठ्य या कोई ऑडियो वीडियो दृश्य सामग्री आपको मिली है, तो उसका विश्लेषण करना, सेकेंडरी सोर्स से प्राप्त हुआ आपको, उससे डायरेक्ट उसने दिया बना के वो नहीं, कहीं और से आपको उसकी कोई घटना का कोई क्लिपिंग मिल गया या कुछ मिल गया, तो उसका फिर क्या करना, कंटेंट एनालिसिस, विषय वस्तु विश्लेषण करना। या मैंने विषय वस्तु नहीं लिखा है, लेकिन समझ लीजिए कंटेंट एनालिसिस उसका करना। फिर और भी ऑडियो विजुअल एड्स, आप खुद उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, पूरा रिकॉर्डिंग करके एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें इलिसिटेशंस टेक्निक्स का आप प्रयोग कर सकते हैं। इलिसिटेशन टेक्निक्स, इलिसिटेशंस को क्या कहेंगे, इलिसिटेशन टेक्निक्स मतलब एक तरह से प्रोजेक्टिव मेथड टाइप होती है। आपने कुछ चीज दिखाई, स्क्रैप बुक होती है लोगों की, या अपनी कोई बुक बनाते हैं जिसमें अपनी मेमोरीज की कतरनों को उसको चिपकाते रहते हैं, कॉपी में बनाते हैं ऐसा, है ना। फिर उसको दिखाया, तो उसको देख करके अपनी मेमोरी को याद करता है, वो कोई चीज उसको याद आती है और फिर उससे सुनाता है। तो वो उस तरह की टेक्निक्स, कोई चीज उसको दिखाना जो उससे संबंधित है, और उसको देख करके वो अपनी स्मृतियों को याद करे और आपको सुनाए, तो वो एक टेक्निक हो सकती है, चीजों को दिखा करके उसकी स्मृति से चीजों को बाहर निकालना। या और भी कई प्रकार की चीजें हैं जिसके द्वारा हम इथनोग्राफिक रिसर्च में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो डेटा कलेक्शन के लिए की जाने वाली बहुत सारी चीजों में से ये कुछ चीजें हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम, इसमें भी मुझे लग रही था ज्यादा कुछ समझाने लायक है, क्लियर है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो अब इसके सोपान क्या हो सकते हैं, किसके, इथनोग्राफिकल रिसर्च के सोपानों की हम बात करेंगे। वैसे एक सामान्य सोपान जो है वो तो सभी में फिट है, मैंने आरंभ भी वहीं से किया था, तो सामान्य सोपानों से आरंभ किया था। लेकिन पर्टिकुलर जब हम नृजातीय अनुसंधान करेंगे, तो नृजातीय अनुसंधान में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो नृजातीय अनुसंधान का सोपान होगा वो है कि जो इंटेंट है, आशय है, और जो उसकी डिजाइन्स है, उसको पहचान कर शोध समस्या से जोड़ना। तो डिजाइन पहचानना, तो 3 प्रकार की डिजाइन इसमें प्रयोग में होती है। 3 प्रकार की डिजाइनों को मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, लेकिन अभी पहले बता, जो डिजाइन्स हैं इसकी, तो
तो समस्या के पहचान के साथ साथ उसकी डिजाइन भी हमें फाइनल कर लेना है। उस डिजाइन का क्यों हम प्रयोग में करने वाले हैं, हमारा इंटेंट क्या है, वो भी हमें फाइनल कर लेना है। तो वो डिजाइन की हम बात करेंगे। तो 3 प्रकार की जो डिजाइन हैं, उसमें पहली जो डिजाइन है वो है रियलिस्ट डिजाइन। रियलिस्ट, अब वास्तविक, ठीक है, सब कहेंगे वास्तविक अभिकल्प। वास्तविक अभिकल्प, रियलिस्ट डिजाइन। तो रियलिस्ट डिजाइन के अंदर हम काम करते हैं, वास्तविक अभिकल्प के अंदर जब हम काम करते हैं तो इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम संस्कृति साझा करने वाला जो समूह, उस समूह के अंदर जो उसकी सांस्कृतिक थीम है, जिसके आधार पर उसकी संस्कृति विकसित हुई है, केवल उस थीम को ही जानने के लिए हम अनुसंधान कर रहे हो। उसके अंदर जो थीम समझ गए ना, थीम मतलब थीम तो ऐसे सब जानते ही हैं। तो उस समूह के अंदर की थीम कैसे विकसित हुई, हमारा केवल और केवल उद्देश्य क्या है, उसकी थीम को समझना, उसकी संस्कृति को समझना। तो उसकी सांस्कृतिक थीम को समझने के लिए जब हम अनुसंधान करेंगे तब हम, क्योंकि वो जैसी है वैसी है, इसलिए वास्तविक स्वरूप को ही हम जानना चाह रहे हैं। उसमें हम कोई छेड़खानी करना नहीं चाह रहे, कोई एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाह रहे। जो है, जिस तरह से डेवलप हुआ है, जैसा विकसित हुआ है और जिसके कारण उनकी सोच या विचार वैसे बने हैं, इसलिए हम उसको विकसित करना, उसको अध्ययन करना चाह रहे हैं। इसलिए वो वास्तविक अभिकल्प होगा नृजातीय अनुसंधान का, जिसे हम रियलिस्ट इथनोग्राफिक डिजाइन ऐसा कहते हैं, वास्तविक नृजातीय अभिकल्प, इस तरह से हम जान सकते हैं। दूसरा, केस स्टडी का भी यह प्रयोग होता है। केस स्टडी का भी यह प्रयोग होता है, जिसे हम व्यक्तिवृत्त अध्ययन, ठीक है ना, कहते हैं। इसका प्रयोग कब करेंगे इस डिजाइन का, जब किसी गतिविधि, कार्यक्रम या प्रक्रिया को गहराई से समझना हो। यहां हमने क्या किया, किसको समझा, इसमें उसकी सांस्कृतिक थीम, मैंने बोला ना, थीम को, है ना। और यहां किसको समझ रहे हैं हम, यहां किसका अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पे गतिविधि, कार्यक्रम या प्रक्रिया, प्रोसेस, है ना, कोई एक्टिविटी, इवेंट या प्रोसेस। इसकी जब हमें स्टडी करना होती है तो ये वाली डिजाइन हम प्रयोग में लाते हैं। तीसरी जो डिजाइन है वो है क्रिटिकल इथनोग्राफिक अभिकल्प। क्रिटिकल मतलब समीक्षात्मक, है ना, अभिकल्प कह लीजिए, इथनोग्राफिक नृजातीय अभिकल्प। अब समीक्षात्मक नृजातीय अभिकल्प की जब बात होगी, क्रिटिकल इथनोग्राफिकल डिजाइन की, तो इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब हमें कोई ऐसा इशू हमारे सामने है जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। जैसे क्या हो सकता है, महिला सशक्तिकरण एक इशू है, हो सकता है, या असमानता का इशू है ना, इक्वलिटी का इशू है, समानता का, असमानता का कोई इशू हो सकता है, या हिंसा, वायलेंस कोई इशू हो सकता है, दमन का इशू हो सकता है कि साहब किसी वर्ग विशेष को दबाया जा रहा हो, उसका दमन किया जा रहा हो। तो इस प्रकार के सोशल इश्यूज को लेकर के जब हमें अपना अनुसंधान, नृजातीय अनुसंधान करना होता है कि पर्टिकुलर किसी वर्ग विशेष का कितना शोषण हुआ, कितना दमन हुआ, या उसके अंदर महिलाओं की स्थिति कैसी है, या पुरुषों की स्थिति कैसी है, या बच्चों की स्थिति कैसी है, या शिक्षा की स्थिति कैसी है, कुछ भी किसी वर्ग विशेष के बड़े सोशल इशू को लेकर के जब काम करते हैं तो हम ये क्रिटिकल इथनोग्राफिक डिजाइन का प्रयोग करते हैं। तो तीनों डिजाइन का प्रयोग अलग अलग उद्देश्यों से किया जाता है, ठीक है।
तो जो पहला हमारा सोपान है, हम सोपानों की बात कर रहे हैं, तो उस पहले सोपान में क्या है, मैंने कहा कि शोध अभिकल्प को पहचानना, अपनी डिजाइन फाइनल करना है ना, और उसको अपनी शोध समस्या के साथ जोड़ना। शोध अभिकल्प को पहचान कर शोध समस्या के साथ जोड़ना। समय कितना है मेरे पास, मुझे बताएंगे तो इसको कंटिन्यू करूंगा। No, 15 minutes. 15 मिनट, जी सर, ठीक। हाँ, ये वाला हम कंप्लीट कर लेते हैं, सोपान कंप्लीट कर लेते हैं। If you don't mind, how do you observe, for example, if you talk case study, how to observe the case study, can you explain like that? हाँ, बिल्कुल। सेकेंड हम स्टेप पे चलते हैं। ये तो अपने पहला ही स्टेप हमने कंप्लीट किया है। वैसे तो मुझे ठीक, ये जो 3 विषय मुझे इस सत्र में लेना थे, लेकिन अभी ये पहले भी चल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, वो हो गया, चलो यूज कहीं हो जाता। तो सेकेंड जो इसका है वो है अप्रूवल एंड कंसिडरेशन, इसे हम कहेंगे अप्रूवल एंड कंसिडरेशन। किस तरह का अप्रूवल या कंसिडरेशन कि जिसका अध्ययन कर, एक तो जहां हम अध्ययन कर रहे हैं वहां का अप्रूवल तो एक सामान्य प्रक्रिया है ही, जिस संस्था से कर रहे हैं, किसी भी संस्था के लिए कर रहे हो, चाहे विश्वविद्यालय की ओर से कर रहे हो या अन्य कोई प्रोजेक्ट लेकर के हम काम कर रहे हो। दूसरा, जिसका हमें करना है वहां का भी जिन वर्ग विशेष का या समाज का हम कर रहे हैं, उसमें यदि कुछ इस तरह की प्रक्रिया है कि उनका कोई प्रधान है, तो उनके प्रधान से या प्रमुख से भी चर्चा करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कोई समस्या ना हो। तीसरी बात कि यहाँ पर हमारी जो सैंपलिंग होगी, वो सैंपलिंग किस टाइप की होगी, इसमें जो सैंपलिंग होगी हमारी, इसको साफ कर देते, वो सैंपलिंग हमारी स्वोद्देश्य न्यायदर्शन होगा, पर्पसिव सैंपलिंग होगी। क्योंकि यह हमें लगेगा कि हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए समूह ठीक है, जिस समस्या का आप अध्ययन करना चाह रहे हैं उस समस्या के अध्ययन के लिए ये समूह उचित है, इस समूह में वो समस्या विद्यमान है, इसलिए हम इस समूह को ले रहे हैं। तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति उस समूह से हो रही है, इसलिए कौन सी सैंपलिंग हुई, पर्पसिव। यहां पर आपको रैंडम सैंपलिंग में नहीं जाना है कि स्ट्रेटिफाइड या क्लस्टर या वो सब नहीं, यहाँ पर आपको पर्पसिव सैंपलिंग की बात करना है, तो वो होगा। तो यहाँ पर मैंने कहा स्वीकृति और अनुमोदन, जो हमारा ये स्टेप है, स्वीकृति और अनुमोदन, है ना। अनुमोदन जो है इस स्टेप के अंदर क्या होगा, दूसरी स्टेप थी हमारी, सबसे पहले संस्था की या समूह की, है ना, स्वीकृति। दूसरा हमने बात कही न्यायदर्शन की प्रक्रिया किस तरह की होगी, स्वोद्देश्य न्यायदर्शन या प्रतिदर्शन या सैंपलिंग जो भी है, तो स्वोद्देश्य न्यायदर्शन या प्रतिदर्शन यहां पर होगा। तीसरा स्थान की पहचान, जिस जगह पर हमें करना है पहचान और उसमें प्रवेश, ये भी इसी सोपान के अंतर्गत ये काम होता है कि जिस समूह का हम करने वाले हैं, मैंने ऊपर ही खैर जो चीज बता दी थी, लेकिन उसको हम तीसरी स्टेप में भी कर सकते हैं, अपनी संस्था से लेकर के फिर सैंपलिंग करके फिर स्थान की पहचान और प्रवेश करना। और फिर उसके बाद एक और चीज यहाँ पर हमें ध्यान में रखने वाली है, सामान्य बात है, लेकिन हम जिस भी समूह का अध्ययन कर रहे हैं उसके सारे डेटा की प्राइवेसी है, ताकि उस वर्ग के, उस समूह के, उस जाति के किसी भी तथ्य को हम केवल और केवल विशुद्ध रूप से शोध की दृष्टि से ही प्रयोग करेंगे, प्राय हम लिखते हैं, वही वाली बात है। तो ये एक चीज इस सेकंड सोपान के अंतर्गत आती है। तीसरा, जो हमने बहुत सारे अभी तरीके देखे थे, है ना, किसके, प्रदत्त संकलन के, तो तीसरा हमारा सोपान हो जाएगा प्रदत्त
संकलन, इसके अंदर के तरीकों की मैंने बात पहले ही कर ली कि किस किस तरीके से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो यह मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर डेटा का प्रदत्त संकलन करते समय क्या ध्यान में रखना है, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। आपको समूह के साथ ऐसा नहीं कि गए 1 घंटे में आ गए, लंबे समय तक समूह के साथ आपको टाइम एक्सपेंड करना है। 2 घंटे 1 घंटे के लिए जैसे स्कूल में गए, क्लास में गए, प्रिंसिपल से परमिशन ली और प्रश्नावली भरवा के ले आए, वो वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं होगा। लंबे समय तक आपको साथ में रहना है और सदस्यों उस समूह के या प्रमुखों से आपको अच्छे संबंध बना के रखना पड़ेंगे, तब आपको हर उनके अंदर की चीजों का एक्सेस मिलेगा। यदि आपके संबंध नहीं, आप अहंकार के स्वरूप में गए तो फिर एक्सेस नहीं मिलने वाला है। एक्सेस तभी मिलेगा जब विनम्रता के साथ आप इन चीजों पर काम करेंगे और फिर एप्रोप्रिएट जो भी मेथड है उसका प्रयोग हम वहां पर करेंगे। ये हमारा तीसरा सोपान है। उसके बाद होता है विश्लेषण की बात है। तो यहाँ पर तीनों जो हमने शुरुआत में मेथड देखी थी, रियलिस्टिक और वो, उसके आधार पर विश्लेषण में भी भेद आएगा, तरीकों में थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा। केस स्टडी का अलग होगा, रियलिस्ट का अलग होगा और क्रिटिकल का अलग होगा। सबसे पहले रियलिस्ट की बात करते हैं। तो जो डेटा हमने एकत्र किया उस समूह में जाकर के, हमारा जो भी विषय था उस विषय से संबंधित, तो यदि रियलिस्ट है तो यहां पर हमें क्या करना होगा, रियलिस्ट में हमें प्रदत्त का विस्तृत अध्ययन करना है। जो भी डेटा हमारे पास आ गया, अब एक बार उसको डीपली, कई बार, बार बार क्या करना है। एक बार तो पहले सिंपल उपन्यास पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, रीडिंग लगाना है। सेकंड टाइम में अर्थ समझना है। थर्ड टाइम में उसमें से पैटर्न्स पकड़ना है। तो एक बार उसका डीपली स्टडी हमें करना है, फिर ताकि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग उस पूरे डेटा के बारे में, समूह के बारे में डेवलप हो जाए। हमने कुछ देखा, कुछ है, उस समय कुछ सोचा और डेटा क्या बोल रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा। सामान्यतया होता है कि हम एक बार पढ़ते और सोचते हम लिख दें, या पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हुआ वैसे ही जल्दी से जल्दी लिख दें। हमारे गुरुजी कहते थे कि 4 साल पढ़ो, 5वें साल में लिखो। 4 साल केवल पढ़ने को दो, 1 साल केवल आपको लिखने के लिए चाहिए। तो इसलिए जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया, उस डेटा को बार बार आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, तब फिर आपको रेफरेंसेस, कंटेक्स्ट, उसमें आपको देखना है कि किन किन संदर्भों में क्या क्या चीजें हो रही हैं। मैंने कहा ना, जैसे पैटर्न पकड़ना, या उसके अंदर कोई क्रिया हो रही है, कोई गतिविधि हो रही है, कोई घटना होती है, तो वो घटना जब होती है तब उसके आसपास कौन से कंटेक्स्ट होते हैं, किस कंटेक्स्ट में उस तरह की घटनाएं घटित होती है, उन कंटेक्स्ट को, उन संदर्भों को ढूंढना, निकालना और एस्टेब्लिश करना कि ये होता है इसलिए ये होता है। क्योंकि हम 80% इस तरह की आपने वो पुनरावृत्ति देखी है, या 70% देखी है, या प्रायः देखी है, जिस भी प्रकार से आप उसका वर्णन करेंगे, वो वहां पर एक महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। तीसरी जो उसके बाद की जो बात होती है वो है कि थीम, जैसे मैंने पहले ही कहा था, रियलिस्ट का प्रयोग कब करते हैं, जब आप सांस्कृतिक थीम का अध्ययन करना होता है। तो फिर आप उस थीम को पकड़ेंगे, इस तरह की चीजें हो रही हैं, इसलिए टोटल ओवरऑल थीम ये हो सकती है। थीम का विकास और फिर उस विकसित थीम की विवेचना, ये प्रोसेस होगी आपकी रियलिस्ट में। यहाँ थीम की बात कर रहे हैं। केस स्टडी की यदि आप बात कर रहे हैं, जहां केवल आपको गतिविधि, इवेंट या उसकी बात करना है, तो वहां पर भी फर्स्ट 2 स्टेप तो सेम है कि डीप स्टडी करना है और उसके अंदर की चीजों को समझना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। फिर जिस भी केस आपका है पर्टिकुलर, जिस केस को लेकर के आप अध्ययन कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कोई बीमारी का केस हो सकता है, अभी आपने बात की थी किसी फैमिली को लेकर के कि कोई एक फैमिली है जिसमें बार बार इस तरह की रोग आ रहा है, या फिर बार बार नहीं आया तो फर्स्ट टाइम ही आया है, मान लीजिए किसी फैमिली में कोई रोग, तो क्यों आया, तो उस केस का विस्तृत वर्णन करना सारी चीजों को देखने के बाद, फिर उस केस से रिलेटेड कंटेक्स्ट का भी यहाँ पर स्थापन करना। और एक से अधिक केस होते हैं तो क्रॉस केस एनालिसिस है ना, एक दूसरे उन केसों का एक दूसरे से क्या संबंध हो सकता है, उन संबंधों को ढूंढना,
इस तरह से हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। तीसरी जो बात है, क्रिटिकल की जो बात है, यहाँ भी फर्स्ट स्टेप सेम है कि उस तरह से गहन अध्ययन करने के बाद, संदर्भ विकसित करने के बाद आप जो संबंधित मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, उन इश्यूज को आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसी भी समूह में किस तरह के इश्यूज हैं, या जिस इश्यू को लेकर के आप गए हो उसके बारे में क्या स्थिति है, उस पर एक डिटेल चिंतन करना, उनको छांटना, एकत्रित करना, और फिर उसमें किन किन तरह के परिवर्तन उनके अंदर ही हो रहे हैं या हमें करना चाहिए या बाहर से होना चाहिए, उस तरह के परिवर्तनों का समर्थन करना, उसकी वकालत करना और आगे के लिए प्लानिंग देना। वहां प्लानिंग भी आपको बताना होगी इथियोग्राफिकल रिसर्च में, वो करना। इस तरह से आप यह पूरा डेटा का एनालिसिस करेंगे और लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग वाली प्रोसेस जो है वो तो है। तो मुझे लगता है अभी इस सेशन में आपके भोजन का समय हो रहा है, इथियोग्राफिकल के लिए इतना ही पर्याप्त है। बाकी अग्रिम सत्रों में और हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। यदि कोई प्रश्न, जिज्ञासा या सुझाव तो स्वागत है। पृच्छन्तु। common factor should be caught, identified to get the truth. Not all the common factor also can be truth. सभी बोलने से वो सच हो सकता है। वो एक पक्ष है। कॉमन फैक्टर एक तो पहला पक्ष है कि उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, संभावना ज्यादा है, लेकिन वही सचो आपको कंटेक्स्ट निकालना है। तो एक फैमिली में झूठ, मतलब इसको बाहर नहीं रखना है, किसी विषय को बोलना नहीं चाहते हैं, तो उसको छुपाने के लिए सभी एक ही बात को बोलते रहे, तो वो कॉमन फैक्टर हो जाएगा, तो वो सच नहीं होगा ना। इसीलिए हमें डेटा कलेक्शन की मेथड ऐसी निकालना पड़ेगी कि 360 डिग्री इवैल्यूएशन उसका हो सके, चारों तरफ से आ सके। फैमिली के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो केवल फैमिली की ही करना एक पक्ष है। फैमिली हमने और क्या देखा कि उसकी जीवन शैली का भी अध्ययन करना, शैली वो नहीं बताएंगे। कॉमन फैक्टर आपने, उन्होंने जो कहा वो एक चीज है, वो कर क्या रहे हैं वो दूसरी चीज है, उनके आसपास वाले क्या बोल रहे हैं वो तीसरी चीज है, उनकी हिस्ट्री क्या बोल रही है वो चौथी चीज है, इंटरव्यू में वो क्या बता रहे हैं वो पांचवी चीज है। तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आपको हर चीज को क्रॉस वेरीफाई करना होगा कि उसने जो कहा वो उसकी शैली से, उसके अड़ोसी पड़ोसी के कथन से, उसकी हिस्ट्री से मैच कर भी रहा है कि नहीं, या वो कहे ऐसा रहा है लेकिन बाकी चीजें कुछ और है, तो वहां वो चीज पकड़ में आ जाएगी। इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा। सर ये ऑथेंटिसिटी कितना होगा, मतलब ये जो स्टडी है इकोनॉमिकल स्टडी में कितना ऑथेंटिक होगा वो रिजल्ट? आप जितना वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ ढंग से उसको करेंगे उतना ऑथेंटिक होगा। जितनी वस्तुनिष्ठता की कमी और आत्मनिष्ठता को बढ़ाते जाएंगे उतनी उसकी ऑथेंटिसिटी कम होती जाएगी। वो डिपेंड करता है कि उसमें, मैंने शुरुआत में ही कहा, अपनी बात शुरू करते समय कहा कि शोधकर्ता के आग्रह पूर्वाग्रहों से इसे बचाना कठिन है, लेकिन करना है। तो जितना आप बचा पाएंगे उतना ही ऑथेंटिक होगा। ठीक है, और कोई? हाँ, जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो उद्देश्य होना चाहिए। तो हमने जो वर्णनात्मक अनुसंधान में जो उद्देश्य हम बनाए, जो हम कर रहे हैं इसीलिए उद्देश्य बनाएंगे, या जो हम उद्देश्य बना रहे हैं? मुझे आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ, फिर से एक बार थोड़ा क्लियर करके पूछिए। वर्णनात्मक अनुसंधान की बात नहीं चल रही है अभी, नृजातीय अनुसंधान की बात चल रही है। अनुसंधान में वर्णना करें तो इसके लिए हम उद्देश्य बनाए, क्या उद्देश्य के लिए हम नहीं, उद्देश्य जब आप लिखते हैं तो आपका उद्देश्य लिखने से पहले, जैसे मैंने कहा कि आपको बहुत सारा रिव्यू करना है पहले, है ना? सीमांकन नहीं, रिव्यू करना, खूब पढ़ना है, खूब सारा उस टाइप के रिसर्चेस को पढ़ना है। पढ़ने के बाद जब आप उद्देश्य राइटिंग कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव के साथ ही आपकी हाइपोथेसिस और या रिसर्च क्वेश्चंस डिसाइड हो जाते हैं। एग्जैक्ट शब्द नहीं आते उसके, लेकिन उसका भाव निर्धारित हो जाता है कि अब आपकी हाइपोथेसिस ये बनेगी और आपका सीमांकन में ऑब्जेक्टिव्स के साथ क्लियर हो जाता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव्स लिखते समय सीमांकन और वो ऑटोमेटिक स्पष्ट हो जाएगा। ये चीज है, इसलिए जितना डीप पढ़ के ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे आगे उतनी क्लियरिटी रहेगी। और एक बात इसके साथ जो हम हाइपोथेसिस बनाए तो उद्देश्य को देखकर हम बनाएंगे, बिल्कुल। लेकिन ऐसे क्या हम
हाँ शो तो प्रश्न बनेगा ना, क्वालिटेटिव में हाइपोथेसिस नहीं बनेगा। कार्यशालायाः आह्वानम् अंगीकृत्य भोपाल परिसरात् समागताः सन्ति विद्युत्तलजाः आचार्याः लीलावतीवर्यः। एते महोदयाः एतावत्पर्यन्तं गुणात्मकानुसन्धानस्य विषये सरलतया स्पष्टतया अस्मान् बोधितवन्तः, मार्गदर्शनमपि कृतवन्तः। एतेभ्यः महोदयेभ्यः मत्पक्षतः अस्याः कार्यशालायाः पक्षतः विश्वविद्यालयस्य पक्षतः हार्दान् अभिनन्दन् धन्यवादान् साधुवादान् वितनोमि। एवमेव अस्याः कार्यशालायाः निर्देशकेभ्यः संयोजकेभ्यः सहसंयोजकेभ्यः उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः हार्दान् धन्यवादान् विददामि। मह्यम् अमुम् अवसरं दत्तवद्भ्यः हार्दान् धन्यवादान् साधुवादान् वितर्य मत्कर्मणः विरमामि।